नमस्कार दोस्तों, लीन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संसद भवन में वह बिल पास होना था जो कि राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया, लेकिन इस पूरे 2 दिन के घटनाक्रम में कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस पूरे वार्तालाप ने, इस पूरे आपसी बातचीत में जो संसद में हुई, 1947 में देश का बंटवारा करके पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की पीपड़ी बजवाने वाले ये भीतरघातिये, ये कांग्रेसी, मैं बार बार कहूंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर अगर हो रहा है तो सारे मुसलमान उस तरफ चले जाएं। बहरहाल इसके बारे में हम वीडियो के आगे बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो मेन पार्ट है, जहां दिग्विजय सिंह अमित शाह के बीच में संसद में भिड़ंत हुई, और ये भिड़ंत वाकई में कांग्रेस की कलई खोल दिया। और अमित शाह ने बातों ही बातों में पूरा का पूरा कांग्रेस की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, पूरे कांग्रेसियों की एक तरह से एक्सपोज कर दिया है। तो आप सभी से अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि आपको हम संसद का वो वाकया फास्ट फॉरवर्ड में दिखाएंगे, जिससे क्योंकि आपको ज्यादा समय भी ना गंवाना पड़े और आपका जो सच है इसमें वो दिख जाए। तो हम 1947 की तरफ भी जाएंगे और कुछ ऐसे चीजों को दिखाएंगे जहां वह बोर्ड का खेल हुआ था। लेकिन वह बोर्ड के खेल के पहले अब चलिए वीडियो का एक पार्ट दिखाते हैं जहां अमित शाह ने दिग्विजय सिंह को धोया है। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर आप जरूर भेजिएगा। और हां, जो वीडियो का पार्ट है इसमें सुधांशु त्रिवेदी संसद में बोल रहे थे कि एकाएक मिर्च लग जाती है दिग्विजय सिंह को, और दिग्विजय सिंह को मिर्च लगते वो उठते हैं और वो अमित शाह पे वार करते हैं। अमित शाह पर जो वार करते हैं तो अमित शाह कहां चुप बैठने वाले हैं साहब, अमित शाह ने फिर उनको धोबी पछाड़ दिया। देखिए संसद में क्या कुछ हुआ, उसके बाद चलेंगे वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ। 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नाइक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उल्टा तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उल्टा तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैं पूरी बात करूं। सर मैं कहना चाहता हूं हमारी सोच मुस्लिमों के बारे में और इनकी सोच में क्या अंतर है। देखिए, जिन लोगों ने मुस्लिम हिस्ट्री नहीं पढ़ी उन्हें मैं बताना चाहता हूं। एक दो सभापति महोदय, मैं थोड़ा उन लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। Honorable Digvijay Singh, please. No, I'll give a chance. I'll give. Honorable Digvijay Singh. माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने एक बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे 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 मुसलमान हम लोगों के साथ हैं और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ हैं। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है, यह घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है। और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। Honorable Home Minister. Honorable Home Minister. Honorable Home Minister. एक सेकंड। Okay. One second. Your mic will be on. जी महोदय, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। Honorable Home Minister. मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय, और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे ऐसे मुसलमान थे और वैसे वैसे मुसलमान हम लोग की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर जब गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था? ये Honorable Minister. मान्यवर, इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना, दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था।
Sudhanshu Trivedi. संदर्भ में किसी का नाम नहीं लिया। अजीज बर्नी की किताब थी 2611 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, कोई जाके चेक कर ले उसमें कौन कौन कहां था। अब मैं मुसलमानों के बारे में कहना चाहता हूं। तो आपने सुना ही अमित शाह ने संसद में क्या कुछ हुआ संसद में, और कैसे अमित शाह ने दिग्विजय सिंह को वो चीज याद दिला दी कि भाई आप मेरे पे आरोप लगाते हो, और असल में ये आरोप जो लगाया गया है ये पूर्ण रूप से आप हमेशा गलत लगाते हो। पूरा वाकया जो था वह संशोधन विधेयक को लेकर राज्यसभा में जोरदार चर्चा चल रही थी। इस चर्चा के दौरान एक बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी ना नोक हुई। इन सबके बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आमने सामने आ गए, और चर्चा के दौरान ही गुजरात दंगों को लेकर अमित शाह का नाम लिया तो अमित शाह ने कड़ा पलटवार कर दिया। असल में जब मामला गर्म हुआ उस समय बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी मुस्लिम समाज के ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व और वर्तमान छवि को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिम समाज में बिस्मिल्लाह खान, कैफी आजमी जैसे लोग हुआ करते थे जो उनके प्रतीक थे, लेकिन आज का समाज जो है वो या कहीं ना कहीं आतिक अहमद और याकूब मेमन जैसे नामों को जोड़ा जा रहा है। विपक्ष इसको सुनते ही बाग बबूला हो गया। दिग्विजय सिंह के खड़े होकर के पूरी तरह से बौखला गए और वो सुधांशु त्रिवेदी के बातों का निंदा करने लगे। इन सबके बीच में दिग्विजय सिंह ने इस सबके बाद सीधे तौर पर गुजरात का मुद्दा उठाने लगे, अमित शाह पर निशाना साधने लगे। लेकिन गुजरात पर जब दंगे हुए उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह थे ये बात कह रहे थे, उन्होंने बताना चाहिए कि उस समय क्या भूमिका थी। उन्होंने सवाल ये किया दिग्विजय सिंह ने कि भाई जब गुजरात दंगे हुए थे वो गृह मंत्री थे अमित शाह, उस समय उनकी क्या भूमिका थी। इसके बाद अमित शाह क्यों चुप रहते? अमित शाह तत्काल खड़े हुए और कहा कि भाई दिग्विजय सिंह, मेरा नाम ऐसा हुआ है कि हर जगह आपको दिखता है। जब गुजरात दंगे हुए थे तो मैं गृह मंत्री नहीं था, मैं 18 महीने बाद उस समय पद पर आया था। और दिग्विजय सिंह चुपचाप होकर बिल में घुस के बैठ गए। अब इन सबके बीच में एक सबसे अहम बात, ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, वक्फ बोर्ड कौन आया, क्यों आया? देश को आजाद हुए 1947 में देश की आजादी हुई, सिर्फ एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा पूरे के पूरे उसमें, कि जब देश आजाद हुआ तो बंटवारे की बात आई। बंटवारा अंग्रेजों का खेल था और उस खेल में 1885 में जिस कांग्रेस का गठन हुआ था, जिसका गठन अंग्रेज ने किया था, एओ ह्यूम ने किया था। एओ ह्यूम अंग्रेज था और उसने कसम दिलाई थी सारे कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों से कि अगर कोई भी जो कांग्रेस का है इसमें भाग है वो शामिल होगा, वो आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लेगा, हिस्सा नहीं लेगा। 1885 में एओ ह्यूम ने ये शपथ दिलवाई थी, शपथ पत्र, और ये कांग्रेसी जितने हैं ये सबने कसम खाई थी कि हम आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और आपको ज्ञात हो उसके बाद ही हमारे जितने ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी थे सभी मारे गए, सभी फांसी पर लटकाए गए। उसके बाद ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, वो तो भारत की जनता जागी और भारत बंगाल के विभाजन को रोका, क्योंकि डील तो कांग्रेस ने कर ली थी। उसके बाद 1947 में बच्ची कुची खबर जो वो थी वो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करके कर दिया। भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा इस हिसाब से है। उन्होंने कहा ठीक है बंटवारा कर दो, लेकिन अगर बंटवारा हो रहा है तो पाकिस्तान में सारे मुसलमान चले जाएं और वहां से सारे हिंदू चले आए। बंटवारा सही होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। लेकिन गंदगी कांग्रेस के नेहरू और गांधी को पसंद थी ये गंदगी, क्योंकि इसीलिए वहां पर अब्दुल को भेज दिया, यहां आमिर रह गया। आमिर यहां मजे लूट रहा था और अब्दुल वहां पर भीख मांग रहा था। हुआ क्या? क्योंकि अब्दुल तो बम बनाने में जुटा हुआ था और आमिर ने कहा था अब्दुल तुम बम बनाओ, हम यहां पर पूरी तरह से अपनी खेती कर रहे हैं और कल बम बना करके कल भारत पर भी कब्जा करेंगे। हुआ क्या? 1954 में वह बोर्ड लाया गया और वह बोर्ड ने क्या किया, वह नेहरू ने क्या किया, जो जमीनें जो आमिर छोड़ करके यहां जमीनें गया था, आमिर जैसे लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है मुसलमान भी पाकिस्तान गए थे तो उनकी जमीनें थी, उन जमीनों को वह बोर्ड को दे दिया गया
और पाकिस्तान में जो हिंदू छोड़ करके आए थे उन जमीनों को सरकार ने एक्वायर कर लिया और हिंदुस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान में उन जमीनों को वह बोर्ड को दे दिया गया। आज जो ही नहीं 40 लाख एकड़ का मालिकाना पूरी तरह से दाव ठोक रहा है यहां पर वह बोर्ड। और ये हमें समझाने आए हैं कांग्रेसी, ये कांग्रेसी समझाने आए हैं। खड़गे कहते हैं कि हमारा कोई कुत्ता, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के अलावा किसी का कोई कुत्ता नहीं मरा। सवाल फिर से खड़गे साहब आपसे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष से है कि आपके कितने कुत्ते मरे थे ये बता दीजिएगा। माफ कीजिएगा, गाली अपशब्द नहीं कर रहा हूं, खड़गे के बयान का खड़गे के ही शब्द में वास्तव में उनको जवाब दे रहा हूं कि आपने कहा था आजादी की लड़ाई में किसी के कोई कुत्ते नहीं मरे, तो आपके कितने कुत्ते मरे थे उनकी लिस्ट बता दीजिए, क्योंकि आपने सबसे मुंह मोड़ लिया था। आप तो 1885 में ही साइन कर लिया था सरेंडर का कि हम अंग्रेजों के ह्यूम द्वारा स्थापित पार्टी के साथ समझौता करके उनके सामने झुक गए थे। और बात करते हो तुमने आजादी दिलाई, छी है ऐसी आजादी की आजादी नहीं कि तुमने डील की, डील डील डील। और अगर आप सभी इस बात से सहमत है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर दीजिएगा। हम देश हित में काम कर रहे हैं, इसलिए नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। और आप सभी से सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि कांग्रेस को सिर्फ एक्सपोज करना ही हमारा मोटो नहीं है, देश को आगे ले जाना, देश को जितने घुसपैठिए हैं, देश में जितनी तरह से बवालबाजी चल रही है, इन बवालबाजियों को खत्म करना है। क्योंकि देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा कोर्ट से, देश चलेगा संसद से। सड़क पर उतर कर अगर ये आए, अगर सड़क पर उतर कर ये आए आतंकी पिल्ले जो आते हैं, कहते हैं कानून वापस हो, क्योंकि आमिर और अब्दुल दोनों भाई थे। आमिर भी यहां आ गया, अब्दुल भी यहीं रह रहा है। अब जो पाकिस्तान में गए थे, पाकिस्तान तो ले लिया, फिर आमिर अब्दुल यहां आ गए वापस और फिर यहीं रहने लगे। उन आमिरों को देश से बाहर निकालना है जो पाकिस्तान के घुसपैठिए हैं, और इसमें आप सभी हमारा साथ दीजिए। आपको अगर हमारी एक भी बात यहां पर गलत लगी हो तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर सही लगी हो तो प्रतिक्रिया देके वीडियो को लाइक करके, शेयर करके कमेंट बॉक्स में कम से कम अपने हित मित्रों को बताएं, पहुंचाएं और उनसे कहें कि इस वीडियो को देखें और 10-10 लोगों को फॉरवर्ड करें। जितना हो सके इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, क्योंकि यह सच्चाई हर एक देशवासियों को पहुंचनी चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस के कितने कुत्ते मरे थे। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।